Okay, today in this lesson I will explain chemistry topical MCQs जो कि आप अगर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर पे अगर आप लोग एमकेट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर लम्स एडमिशन टेस्ट में जो कि सेट सेट का टेस्ट होता है उसमें भी वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐड करते हैं, या इसके अलावा नस्ट एंट्री टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये केमिस्ट्री के टॉपिकल एमसीक्यूज बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसी सिलसिले में जो सबसे पहला टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और ये फर्स्ट वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। विच टू एलिमेंट्स आर आइसोटॉप्स। अब हमें यहाँ पर आइसोटॉप की जो डेफिनेशन है, या आइसोटॉप्स क्या होते हैं उनके बारे में क्लियर होना चाहिए। आइसोटॉप्स उन एटम्स को कहते हैं जिनका ताल्लुक सेम एलिमेंट से होता है। सेम एलिमेंट का मतलब है उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिसको के यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट का सिंबल एक्स है तो उसका एटॉमिक नंबर नॉर्मली नीचे लिखा जाता है, यानी कि जेड उसका, यानी कि उसके जेड जो है, जेड की वैल्यू सेम होती है। जबकि उसका जो मास है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट होता है। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, यानी कि जेड सेम होना चाहिए और ए जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी बहुत सारे सिंबल नजर आ रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है ये 6 है और ये 7 है, ये डिफरेंट है, ये नहीं हो सकता। यहाँ एटॉमिक नंबर ऑप्शन बी में देखें 8 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है, तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो अब मैं जाऊंगा मास नंबर पे, लेकिन यहाँ बी में इसका मास नंबर भी सेम है, तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी में अगर हम देखते हैं, ऑप्शन सी में अगेन एटॉमिक नंबर ये 9 है, ये 10 है, ये डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी को क्लियरली देखूं, ऑप्शन डी में हमें नजर आ रहा है कि एटॉमिक नंबर ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब दोनों सेम है। और जबकि अगर आप इसके मास नंबर पे गौर करें, एक एलिमेंट का मास 14 है और दूसरे एलिमेंट का 15 है। तो बाय डेफिनेशन आइसोटोप इसी को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। तो वही ऐसे एटम किसी एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि द टोटल टाइप ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक तो पहली चीज ये कि यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हो रही है और न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। आर देयर इन एन एटम ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की पहली बात, तो इन्होंने फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की है। तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो एक एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें हम कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सेकंड को हम प्रोटॉन कहते हैं और थर्ड को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज भी क्लियर की गई है कि न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल उनको कहते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वही वाली बात, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आइसोटॉप्स आर केमिकली सिमिलर, केमिकली डिसिमिलर, फिजिकली सिमिलर, बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी होगी, आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप उन एलिमेंट्स, उन एटम्स को कहा जाता है जो कि सेम एलिमेंट से इनका ताल्लुक होता है। तो जब उनका ताल्लुक सेम एलिमेंट से होगा तो इस रिस्पेक्ट से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि वो सेम एलिमेंट से उनका ताल्लुक होता है तो उनमें सेम जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें क्या होते हैं, सेम्स होते हैं। उनमें डिफरेंट क्या होते हैं, उनमें डिफरेंट हमारे पास
न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने से उनके मास पे फर्क पड़ता है, और मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेम प्रोटॉन होने की वजह से इनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज। अच्छा, जो हमारी यहाँ पर ये एक सिंबल बना हुआ है एक्स का, और एक्स के ऊपर आपको कुछ एक एक लिखा हुआ है ए और एक लिखा हुआ है जेड। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपको नजर आ सकता है कि ये ए है। ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, या मास नंबर को कहना चाहिए, और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और यही हमारी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखते हो, तो टॉप पे हमारा जो होता है वो मास होता है, और जो उसकी बॉटम पे जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय पासिंग। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन ए है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स, सी है एक्स रेज, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब अगर एक मॉलिक्यूल है, वो आयंस में कब कन्वर्ट होगा, बेसिकली वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, जब डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, तो डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में कैथोड रेस उसके अंदर मौजूद गैस के आयंस गैस से हिट करते हैं और उसको आयनाइज करते हैं। अगर वो गैस मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन होगी। तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन पार्टिकल्स के अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने की सबसे ज्यादा सलाहियत है, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो सकता है। और एक्स रे हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, ये ऑलरेडी इनके अंदर भी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी मॉलिक्यूल्स के को ब्रेक कर देते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोटॉप्स। अच्छा, क्या चीज जो है कि आइसोटॉप के लिए गलत है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम और भी चेक करेंगे, सेम मास नंबर। अच्छा, आइसोटॉप्स का मास नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। और ऑप्शन ए भी से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि इसमें भी ये तीनों स्टेटमेंट ए बी एंड सी तीनों सेम है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका। अच्छा, अब सिलिका का वर्ड यूज किया गया है, तो सिलिका से हमारे जहन में सिलिका का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि है SiO2। ठीक है। अच्छा, हमें ऑलरेडी सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन दी गई है। हमें यहाँ पर उसका मास, सिलिका का मास इन ग्राम दिया गया है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें मास दिया जाता है जो कि है 0.6, और उसके एटॉमिक मास, सॉरी, उसके मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल या फॉर्मूले की शक्ल में है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा। सिलिकॉन का मास ऑलरेडी हमें पता है, वो है 28 गिवन है, प्लस इसमें कितने ऑक्सीजन गिवन है हमारे पास, दो ऑक्सीजन अटैच हैं, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो का कितना हो जाएगा, 32। तो अब जब मैं इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 0.6 डिवाइड बाय 60 हो जाता है। तो मेरे पास आंसर आता है 0.01। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अगेन यहाँ पर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी STP पे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, जो कि STP के लिए फिक्स होता है। और मोल्स वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि हम इसका जो मास है, इसके फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम बराबर होगा, मास हमारा है 4.4, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मास अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है तो 12, दो ऑक्सीजन है तो 32 होगा, एक ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है।
अच्छा, इस पूरे रेशो को अगर मैं सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई करूं 22.4 से तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब मैं 4.4 को डिवाइड करता हूँ 12 + 32 से, तो बेसिकली 12 + 32 आता है 44। ठीक है, तो हमारे पास आता है 0.1। 0.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 22.4 से, तो जो मेरा आंसर बनता है वो 2.24 DM³ याद रखिएगा। इसमें हमारे पास STP में जो 22.4 है, इसका यूनिट DM³ होता है, तो जो भी हम आंसर आता है वो DM³ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको कि ऊपर जैसे STP में जब भी हमने गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो जो इसका मोलर वॉल्यूम है वो है 22.4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक आसान नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, H+ आयन लिखा हुआ है, आयन इन 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना हो, हमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लेट सपोज हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो जब ये कंप्लीटली आयनाइज होगा वाटर में, तो आपको पता होना चाहिए ये 2H+ आयन फॉर्म करेगा, और एक इसमें से SO4 आयन बनेगा। अब अगर मैं इसको देखूं बैलेंस इक्वेशन के लिहाज से, ये ऑलरेडी इसकी बैलेंस इक्वेशन है। हम ये देख सकते हैं कि इसका 1 मोल 2 मोल H+ आयन बनाता है। तो जो भी मोल इसके होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, उससे डबल मोल होंगे प्रोटॉन के। तो हमारे पास इन्होंने क्या कहा था, 0.1 मोल। ठीक है, तो अगर ये 0.1 है तो फिर ये 0.2 मोल होगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है हमसे कि आयंस की क्वांटिटी कितनी है, मतलब उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स हमारे आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो बेसिकली 0.2 जो कि हमारा H+ आयन के मोल्स थे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। उन्होंने खैर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अगर हम और से देखें, तो हमारे पास ऑप्शन ए में यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑप्शन बी में है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्सपोनेंट 23 है। तो हमारा चूंकि 0.2 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये 0.2 नहीं है, ये 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 6.022 एक्सपोनेंट 22 से। बेसिकली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव टू आयनाइज 1 exponent 6 mole of Ne atom to Ne+ ion in a neon advertising tube। अच्छा, अब हमारे पास नियॉन की अगर हम बात करें, तो नियॉन बेसिकली आयनाइज होके नियॉन+ आयन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि नियॉन जो है वो बेसिकली आयनाइज होके नियॉन+ आयन बना रहा है। तो इस पे +1 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। और दूसरी बात ये कि जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम मोल के रिस्पेक्ट से देखें, तो अगर ये 1 मोल एटम्स हैं, तो 1 मोल एटम्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही बना रहे हैं। तो जब हमारे पास 1 exponent - 6 moles ऑफ नियॉन्स होंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.0 exponent - 6। तो उससे 1.0 exponent - 6 मोल इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूछी गई है। वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होगा,
कि इस मोल की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 एक्सपोनेंट 23 से, याद रखिएगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम Al2SO4 जो कि थ्री है, थ्री टाइम्स है, आर डिजोल्व इन वाटर, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमसे पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पहले हमें इस फॉर्मूले को अगर और से देखें, जैसे कि Al2SO4 ये जब आयनाइज होगा तो ये दो एल्युमिनियम्स के कैटआयंस बनाएगा, और तीन जो हैं वो SO4 के एनआयंस बनाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम फॉर्मूले से बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। हमें ये तो पता चल जाएगा कि टोटल हमारे आयंस जो बन रहे हैं वो 5 आयंस बन रहे हैं। अच्छा, अब एक मोल 5 आयंस बना रहा है, चलो मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। हमारी वैल्यू याद रखिएगा 0.5 है। ठीक है, एक मोल 5 आयंस बना रहा है, तो 0.5 कितने बनाएगा, हम इसको x रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर लेते हैं। तो जब 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स बनेंगे, ये बनेंगे 2.5 मोल्स। तो इसका मतलब है हमारे पास 2.5 मोल्स आयंस बनेंगे, लेकिन हमसे अगेन इन्होंने तादाद पूछी है, तो तादाद मतलब क्वांटिटी पूछी है, तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर से 6.023 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 से, तो जो मेरा आंसर बन रहा है वो 15.055 एक्सपोनेंट 23 बन रहा है। तो हम चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर इसमें मैच करता है। अच्छा, इसमें आंसर में एक तो आंसर ऑप्शन ए है 1.5 एक्सपोनेंट 23, एक ऑप्शन बी है 1.5 एक्सपोनेंट 24। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर दोबारा आपके सामने लिखूं 15.055 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अगर आपको पता हो कि आंसर में 1.5 मतलब जो पॉइंट है वो 1 के बाद है, मतलब मुझे अपने इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है। तो याद रखें, जब भी हमारा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर एक एक्सपोनेंट की बढ़ जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन ए में हमें गिवन है क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो हमें ये मास गिवन है, अगर मैं इसका मोल्स कैलकुलेट करूं तो हमारे पास मोल्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास को हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से, MR से। मोलर, अच्छा मास हमें है 35.5, मोलर मास जो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मोलर मास मेरा आएगा 71। तो जब मैं इसको मोल्स कैलकुलेट करूंगा तो ये आएंगे 0.5। तो ऑप्शन ए हमें चाहिए 1 मोल, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की तरफ, हाइड्रोजन आयन इन 1 DM³ 1 मोल/DM³ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन दी है, जो कि है 1 मोल/DM³। अच्छा, अगर हमें पता हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आयनाइज होता है तो वो 2 मोल्स H+ आयन बनाता है, तो इस रिस्पेक्ट से जो H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मोल/DM³। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम इन DM³ से तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम मुझे 1 DM³ दिया हुआ है, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू को 1 DM³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2 मोल आते हैं। अगेन मुझे आंसर चाहिए 1 मोल, और आंसर मेरा 2 मोल आ रहा है। अच्छा, अब हम करते हैं ऑप्शन सी को सॉल्व, कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है, चेक करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी में हमें क्या कहा जा रहा है, अगर ऑप्शन सी पे गौर करें हम, इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब है, पहले तो मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ।
कि एक 1 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के मोल कितने होते हैं। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। तो इसका जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, 1 डिवाइड बाय इसका जो मोलर मास होगा वो 2 होगा। तो ये आ जाएंगे 0.5 मोल्स ऑफ H2। अच्छा, अब H2 में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है और हमसे पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दो हाइड्रोजन एटम जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वो बनेगा 1 मोल। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमने कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद हो। तो अगर हम वैसे ही देख लें कि हमारे पास जो CO2 का फॉर्मूला है, इस CO2 के फॉर्मूले में कितने मोल ऑक्सीजन है, अगर आप गौर से देखें। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ। CO2 में अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। मतलब 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। या अगर मास के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। लेकिन हमसे कहा यह जा रहा है कि हमने नंबर ऑफ मोल बताने जब हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन हो। मतलब 32 का अगर मैं हाफ कर दूं, 16 कर दूं, तो इसको भी फिर मुझे हाफ करना पड़ेगा, हर चीज हाफ हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप शुरू से देखें कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन था, तो 16 के हिसाब से अगर मैं इसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। वैसे ऑब्वियसली मेंटली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 32 का हाफ होता है 16, तो 1 का हाफ होगा 0.5। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो मोल्स होते हैं वो 0.5, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ एक मॉलिक्यूल का मालूम करना है। तो किसी भी एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम उसका फॉर्मूला मास लेते हैं। ठीक है। अब वो फॉर्मूला मास जो है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, जिसको AR कहते हैं, या फिर वो MR मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास किसी भी एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा ग्राम्स में, या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ग्राम्स में। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.023 एक्सपोनेंट, या 2 ऑलरेडी हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो मैच कर रहा है एक्सपोनेंट 23 से, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी से ही मिलता जुलता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम विच कंटेन 1.5 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। अच्छा नहीं, ये हमारा पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले से इसका ताल्लुक है। तो अगर हमें याद हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये कुछ फॉर्मूला है और हमें मालूम करना है अमाउंट। तो इस फॉर्मूले में अमाउंट कैसे मालूम होगा, जब मैं इस मोल को चेंज कर देता हूँ मास में, डिवाइड बाय MR। ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, मैं चले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट कर देता हूँ 1.5 एक्सपोनेंट 22, सॉरी 22 है, 23 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अगर आप और से देखें, यहाँ अब हमने कुछ क्या काम करना है, हमने जो है इसका MR की वैल्यू भी पुट करनी है। और यहाँ बात चल रही है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं,
अगर मैं इसको सही तरीके से यानी कि दोबारा लिखूं तो ये यूं हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट 22 इक्वल टू मास हमें मालूम करना है डिवाइड बाय एम आर होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहीं रह जाता है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके 1.5 एक्सपोनेंट 22 से मल्टीप्लाई होती है। और ये वैल्यू चूंकि यहाँ मास से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके क्या होती है, डिवाइड होती है। तो बस अब हमने कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इस सारी कैलकुलेशन से हमारा जो आंसर बनता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा बनता है 0.8। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ मोल ऑफ सोडियम आयन Na+ आयन दिया हुआ है हमारे पास। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं सोडियम आयन के अंदर। अच्छा, अगर हमें ये बात क्लियर हो कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो इस रिस्पेक्ट से सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका कम होके अब उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। तो याद रखिएगा कि सोडियम आयन के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ मोल ऑफ सोडियम। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यही चीज अगर हम मोल के रिस्पेक्ट से देखें कि एक मोल सोडियम में अ, जो हैंगे वो कितने, 11 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जो हमारा होता है Na, 11 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ हाफ मोल की, मतलब तो ये हाफ मोल का मतलब है 11 का हाफ हो जाएगा, मतलब 5.5 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सोडियम एटम की बात नहीं, सोडियम आयन की बात कर रहे हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ मोल में, हाफ मोल सोडियम आयन में हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे Na से। Na हमारा एवोगैड्रो नंबर है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रोस नंबर। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया है कि 3 एक्सपोनेंट माइनस 21 मोल्स ऑफ एन अमाइनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 200 ग्राम मोल इनवर्स वुड हैव मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें हमें मोल्स भी गिवन है और हमें एमआर मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, व्हाट वुड वी हैव, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगेन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि हमें अगर मोल्स गिवन है तो मोल्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर, ये जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मोल्स गिवन है, तो हमें इस मोलर मास की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट इस नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें पास हैं 3 एक्सपोनेंट 10 पावर -21 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एवोगैड्रो नंबर से और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1800। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 EMU। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, बहुत आसान सवाल है। इस रिस्पेक्ट से कि हमें बस ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। तो अगर O2 का मतलब ये हुआ कि अगर इसका मैं मोलर मास कैलकुलेट करूं तो वो होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होगा 32 ग्राम। मतलब ये है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मोलर मास है। और उसको जब मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये 1 मोल का मास हो गया, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो मास होगा वो होगा 32 ग्राम।
तो हमसे पूछा गया है 2 मोल का, तो 2 मोल का ऑब्वियसली इसका डबल होगा, 32 का डबल क्या होगा 64। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम मास। अच्छा, हमें ऑप्शन ए में 25 ग्राम ऑफ आयोडीन, ऑप्शन बी में 25 ग्राम ऑफ वाटर, 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सी में है, और 25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो गैस है वो डी में। सबका सेम ही मास दिया हुआ है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया है कि किसका मैक्सिमम मास है। तो अगर हम इनके मोलर मासेस से इनको कंपेयर करें या इसके मोल्स कैलकुलेट करना चाहें, तो आयोडीन की अगर मैं मोल कैलकुलेट करना चाहूंगा तो आयोडीन का मास लिखूंगा, उसको डिवाइड करूंगा आयोडीन के मोलर मास से। अच्छा, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, और एक आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो 127 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जो ये इसका मोलर ये जो बनेगा वो बनेगा 25 डिवाइड बाय 254 बनेगा, ये इसका मेन रेशो बनेगा। अच्छा, वाटर के लिए जो हमारा मेन रेशो बनेगा वो बनेगा हमारा 25, और वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, अब अगर हम हाई ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका 16 टू द 32 हो जाएगा। तो 25 से डिवाइड होगा 32। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पर 25 से डिवाइड होगा नाइट्रोजन गैस का मास। नाइट्रोजन का मास यानी कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2, और इसका मास बनेगा 14 टू द 28। तो अगर आप और से देखें, सिर्फ ऑप्शन बी है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो इस सेंस में कि मास का मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम इस सेंस में कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी। अगर आप गौर से देखें, मतलब सारे फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो मोलर मास की वैल्यू सबसे कम वाटर की है, बाकी सबकी वैल्यू जैसे आयोडीन की 254 है, ऑक्सीजन की 32 है, और नाइट्रोजन की 28 है, सबसे कम वैल्यू 18 हमारे पास वाटर की है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होके आएंगे वो वाटर के कैलकुलेट होके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा, अब फिर वही बात है कि क्लोरीन गैस का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, और एक एटम का क्लोरीन मास जो एटॉमिक मास है वो है 35। तो 35.5 को हम मल्टीप्लाई, मतलब 35.5 होता है। जब 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा 71 आएगा। और ये हमारा वन, अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हमारा मोलर मास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मोल। ओके, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जबकि हमें नॉट ट्रू मालूम करना है। इट इज द ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक डेफिनेशन है हमारे मोल्स की, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। इट कंटेन्स 6.023 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लास्ट हमारे पास क्या, इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब हम इसी स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हमने ढूंढना था, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द कंबशन एनालिसिस विच वन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड को हम बेसिक सॉल्यूशन से जब पास करते हैं, तो हमारे पास वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मैग्नीशियम, ऑप्शन ए में 50% KOH सोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। अच्छा, बी ऑप्शन में 5% ऑफ KOH, ये तो KOH इन्होंने इस तरह लिखा, इसका मतलब है ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये तो नहीं होगा। और मैग्नीशियम क्लोरेट, ये हमारा इतना, ये बेस ही नहीं है। और सिलिका जेल जो है SiO2, वो एक यानी कि एसिडिक ऑक्साइड टाइप की प्रॉपर्टी रखता है, वो तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन KOH सॉल्यूशन ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस इज। अच्छा, मतलब क्या है कि जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड KOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही होती है, तो इसके बारे में हम, मतलब इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अ केमिकल चेंज। बिल्कुल, ये एक केमिकल चेंज, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। फिजिकल चेंज नहीं है, नाइदर केमिकल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कोई एक चेंज ही ना हो।
और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन, ये तो बिल्कुल इसके अपोजिट है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें डिजोल्व ही कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। तो हमें हर एक कंपाउंड यानी कि ऑप्शन ए बी सी और डी सब में ही कोई कंपाउंड दिए हुए ऑक्सीजन के, इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करनी है। उसका बहुत आसान सा तरीका है कि हमारे पास जो भी ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन हमारा हर कंपाउंड में, जैसे कि ऑप्शन ए में एक ही ऑक्सीजन है तो इसके एटॉमिक मास को हम डिवाइड करेंगे इस पूरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा बनता है 12 + 3 + 16 + 1। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल परसेंटेज आती है वो आती है 50%। ऑप्शन बी में हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली 2 × 16 होगा, डिवाइड करेंगे टोटल मास से, 1 हाइड्रोजन का, 12 कार्बन का, फिर दो ऑक्सीजन है अगेन, तो 2 × 16 करूंगा, फिर +1। जब इसकी परसेंटेज हम यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसकी परसेंटेज हम निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी परसेंटेज आ रही है हमारे पास 29.6%। ठीक है, जो कि पहले की ऑप्शन से कम आई है। अब हम सी ऑप्शन का की परसेंटेज भी चले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। यहाँ हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है तो 16 डिवाइड बाय, दो कार्बन है तो 2 × 12 होगा, +5 हाइड्रोजन है तो 5 ही आ जाएगा, +16 + 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसकी जो परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही है हमारे पास 69.56%। लास्ट हमारे पास है वाटर। वाटर में एक ऑक्सीजन है, 16 डिवाइड बाय, वाटर का मोलर मास बहुत कॉमन है वैसे, 2 + 16 = 18 होता है। इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो आती है 88.8%, जो सबसे हाईएस्ट है। तो इस रेस्पेक्ट से हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द इम्पेरिकल फॉर्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अब इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि हमने एक ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है कि जिस जो कि मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो मॉलिक्यूलर स्टेट में बेसिकली जो है वो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। H2O सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2O2 भी करता है, C6H6 भी करता है, लेकिन NaCl जो है ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द सोल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एनालिसिस आर। देखिए, जब भी हम कंबशन एनालिसिस करते हैं तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स का जो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है, और कंप्लीट कंबशन से यही हासिल होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरीके से है कि एन एसिड विद अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 104, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास 104 दिया गया है। अच्छा, उसमें है 34.6 ग्राम परसेंट उसकी कार्बन है, 3.85% हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑक्सीजन है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड इज। ठीक है, तो अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए तो पहले तो हमारे पास परसेंटेजेस कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की होनी चाहिए। कार्बन की क्या परसेंटेज है हमारे पास 34.6, तो ये हो गई हमारी 34.6। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास है 3.85, 3.85। और ऑक्सीजन की परसेंटेज बेसिकली इन दोनों के सम में से, मतलब मैं क्या करूं 100 में से माइनस कर दूं 34.6 + 3.85 के सम को, तो मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। और जो कि ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज क्या आ रही है, ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज बन रही है, वो बन रही है 61.55। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास सबकी परसेंटेजेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम मोल रेशो कैलकुलेट करते हैं। मोल रेशो में इन परसेंटेजेस को हम डिवाइड करते हैं इनके मास से, मतलब कार्बन का मास होता है 12, 3.85 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के मास के जो कि 1 होता है, 61.55 को डिवाइड करेंगे 16 से।
तो मेरे पास जो मोल रेशियो बन रहा है वो इसका आ रहा है 2.88। ये एज इट इज 3.85 रहेगा, और उसके बाद 61.55 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, तो ये कुछ वैल्यू आ रही है 2.86। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मोल रेशियो फाइंड हो गया। ठीक है, मोल रेशियो के बाद हम सिंपल मोल रेशियो फाइंड करते हैं, और सिंपल मोल रेशियो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो ये वैल्यूज हैं 2.88 और 3.85, इनमें हम देखते हैं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियसली ये है, तो सबको इसी वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2.86 से सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप इसको डिवाइड करें अप्रोक्सीमेटली वन आता है, ये 1.33 आ रहा है, ये भी 1.33 आ रहा है। अच्छा, अब ये सिंपल मोल रेशियो याद रखें हमेशा, एक जो इसके नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में होने चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, लेकिन ये 1.33 ये होल नंबर नहीं है। ऑब्वियसली जब ऐसा कोई वैल्यू आ जाए 1.33 या 0.33 आ जाए, तो इसके लिए हम इस पूरी वैल्यूज को देखिए पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो इम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है इस सब्सटेंस का, वो बन रहा है C3H4NO4। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में, अगर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को गौर से देखें, हमसे पूछा गया है एन एसिड विद मॉलिक्यूलर मास, और उसकी परसेंटेजेस दी गई हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ये तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है कि हम इम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर n से। हमारे पास ये n नहीं है, और n निकालने का आसान तरीका ये है कि हमें mr पता हो, उसको डिवाइड कर दें इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, जो कि अभी अभी हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला हासिल किया है। मॉलिक्यूलर मास हमारा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर हम दोबारा से देखें तो 104 ग्राम है, या 104 दिया हुआ है। तो मैं 104 को डिवाइड करूंगा इस इम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो बेसिकली अगर आप और से देखें, ये 3 कार्बन है, तो ये 3 × 12 हो जाएगा, प्लस 4, और उसके बाद 16 × 4। ऑब्वियसली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो नीचे इम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी 104 ही आता है। तो ये जो स्मॉल n है ये 1 है। जब हमारे पास स्मॉल n 1 आ जाए, इसका मतलब ये है कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बराबर है इम्पेरिकल फॉर्मूला के। तो इस लिहाज से C3H4O4 हमारा आंसर है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ हमें क्या दिया जा रहा है, 6Na Fe2O3 रैक करके Na2O और दो Fe बन रहे हैं। अच्छा, द फॉर अबव रिएक्शन इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 230 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 320 ग्राम ऑफ Fe2O3, देन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, हमारा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से है, तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ फोकस करना होता है अपने रिएक्टेंट्स पे। हम बैलेंस इक्वेशन से इन रिएक्टेंट्स को सिर्फ कॉपी कर लेते हैं कि एक हमारा 6 हमारे सोडियम है, और 1 मोल हमारा Fe2O3 है। इसका बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम इसका इनके मोल्स मालूम करेंगे, जो भी हमें मास दिया गया है। हमें देख सकते हैं यहाँ पर 230 ग्राम सोडियम दिया गया है। तो 230 को डिवाइड करूंगा सोडियम, Na का जो मोलर मास होता है वो 23 होता है। तो जो हमारे मोल बन रहे हैं 10 मोल बन रहे हैं, सोडियम के जो हमारे मोल बन रहे हैं 10 मोल बन रहे हैं। इसी तरीके से Fe2O3 का मास दिया हुआ है 320। 320 को इसके मोलर मास से मतलब अगर मैं इसको करूं, आयरन का मास होता है 56 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3। तो जब मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करता हूँ, 320 को जब मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब ये जो पहले मैं इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करूँ, तो वो बनता है 160। 320 डिवाइड बाई 160, तो इसके मोल्स आते हैं 2। अच्छा, ये हमारे पास आ गए मोल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, और एक बहुत शॉर्टकट भी है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्टेचियोमेट्रिक मोल्स। स्टेचियोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं, जो भी हमें कैलकुलेटेड मोल्स हैं उनको हम
इक्वेशंस के मोल से डिवाइड करते हैं, मतलब हमारे पास टोटल मोल सोडियम के कितने हैं 10, और बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल हैं 6, तो हम 10 को डिवाइड कर देंगे 6 से। जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 6 से, तो मेरे पास जो स्टेचोमेट्रिक मोल सोडियम के आते हैं वो आते हैं 1.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर Fe2O3 के जो मोल्स हैं वो 2 हैं, और 2 को मैं डिवाइड करता हूँ Fe2O3, बैलेंस इक्वेशन में इसका एक है, 1 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 आता है। अब आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? जिसके स्टेचोमेट्रिक मोल्स कम है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं 1.6 जो कि सोडियम से ताल्लुक है, तो सोडियम के स्टेचोमेट्रिक मोल की तादाद कम है, तो हमारा सोडियम ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ये बहुत आसान एक शॉर्टकट सा तरीका है कि हमें स्टेचोमेट्रिक मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है हमारा इसी से रिलेटेड, तो हमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, Mg रिएक्ट विद HCl एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। Mg रिएक्ट कर रहा है 2 HCl, 1 मोल Mg रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से, और MgCl2 और H2 गैस बन रही है। गिवन दैट Mg का मास दिया हुआ है 21 ग्राम, HCl का भी मास 21 ग्राम दिया हुआ है, देन द एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमें एक्सेस रिएक्टेंट मालूम करना है। सेम मेथड है, उसी तरीके से हम करेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा जो Mg है रिएक्टेंट, ये जो हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, हमने इन दोनों पे करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल Mg यहाँ लिख दिया मैंने, और प्लस 2 HCl। अच्छा, हमें पहला स्टेप में अगर आपको याद हो, पहले हमें क्या मालूम करने हैं, हमें पहले मोल मालूम करने हैं, ठीक है। तो हमें मैग्नीशियम के जो मोल्स दिए गए हैं, मतलब मास दिया गया है वो 21 दिया गया है, तो इसका जो मोलर मास होगा वो 24 होता है। इसी तरीके से HCl का मोल अगर मैंने मालूम करना है, तो HCl का भी मास 21 दिया गया है, इसका जो मोलर मास बन रहा है वो 1 + 35.5 बन रहा है। अच्छा, अब जब पहले स्टेप में जब मैं Mg के मोल्स कैलकुलेट करता हूँ, तो Mg के मोल्स आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आ रहा है हमारा 0.875, ठीक है। और जब मैं HCl के मोल्स कैलकुलेट करता हूँ, वो आ रहे हैं हमारे पास 0.575, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के जो नंबर है, जैसे इसका 1 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जब 0.875 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये मतलब जो Mg की वैल्यू है वो 0.875 ही रहेगी, जबकि HCl की वैल्यू हाफ होके 0.57 वैल्यू और हाफ होके क्या हो जाएगी 0.287। अब इसमें वैल्यू किसकी कम है, HCl की कम है, तो HCl हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन हम क्या इस क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं एक्सेस रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 cm³ ऑफ C2H2। अच्छा, अगर हमें यहाँ वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्सीजन का, कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 cm³ ऑफ CH2, तो हमारे पास C2H2 की जो है वो कंबस्टन इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ नहीं दी हुई, तो हमें ये बनानी पड़ेगी खुद से। तो यहाँ दिया गया है C2H2, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर वेपर्स बनेंगे। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। अच्छा, कंबशन इक्वेशन की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इसमें हमेशा ऑक्सीजन को आपने हमेशा लास्ट में बैलेंस करना होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है। अच्छा, यहाँ अगर देखें कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, हमारी कार्बन बैलेंस हो गई। अब अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑलरेडी कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम बात करेंगे बैलेंस करने की ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम देखें ये हो गए 2 to the 4 और 1, मतलब टोटल हमारे 5 ऑक्सीजन है। तो अब हम ऐसा क्या नंबर यहाँ पर लिखें कि ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर 5 हो जाए। तो अगर आप सोचें ये 2 है, ये 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो कि आंसर 5 है, ऑब्वियसली ये एक कोई होल नंबर तो नहीं हो सकता, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हम इसको फ्रैक्शन यानी कि 2.5 डेसिमल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बैलेंस हो गई जाएगी, और ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है कि जब भी ऑक्सीजन बैलेंस करनी हो तो लास्ट में करें, और अगर फ्रैक्शन से करना हो तो कर दें।
इसमें आपकी बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन रहती है। अच्छा, अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 cm3। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें, हमारा जो रेशो लगेगा वो C2H2 और वो ऑक्सीजन का लगेगा। तो अगर हम इनका मोल रेशो देखें, वो है 1:2.5। ठीक है। और मोल रेशो के साथ वॉल्यूम का रेशो बिल्कुल सिमिलर लगता है। इसको मुझे वॉल्यूम में चेंज करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 12.5। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका सी आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। 11.207 DM³ of methane at STP has dash mole of hydrogen atoms। ठीक है। तो अगेन हमें मोल्स मालूम करने के कहा गया है, जबकि गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम का जो मोल के साथ फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 11.207 मोल्स हमें मालूम करने हैं। मल्टीप्लाई बाय 22.4, 22.4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 11.217 से डिवाइड होगा। तो हमारे जो मोल्स बनेंगे इसके, वो बनेंगे कुछ इस तरीके से, 11.207 डिवाइड बाय 22.4। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर, मतलब इनिशियली तो अभी मेरे पास इसके डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। इनिशियली तो मेरे पास इसके मोल्स आएंगे। तो पहले मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके जो मोल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0.5 मोल्स। अच्छा, अब ये 0.5 मोल्स बन रहे हैं CH4 मीथेन के। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि मीथेन 11.207, ये क्वेश्चन है, ऑफ मीथेन एट STP हैज मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब अगर हमें याद हो, ये CH4 के मोल्स हैं। तो एक CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, मतलब एक मोल में 4 मोल ऑफ H होगा। और हाफ मोल में फिर कितना होगा, तो यानी कि 4 का हाफ 2 होता है। तो इसका मतलब है, इस रिस्पेक्ट से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो 2, यानी कि ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी हाउ मच एल्युमिनियम इज रिक्वायर्ड फॉर एल्यूमिना विथ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम का मास हमने बताना है, जो कि एल्यूमिना एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। अगर हमारे पास इन्होंने पूछा ये है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन हो तो एल्यूमिना कितना होगा। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, पहले हम एल्युमिनियम के अंदर यहाँ लिखेंगे Al2O3। इसमें 2 एल्युमिनियम है, रेशो 3 ऑक्सीजन है। अच्छा, एल्युमिनियम का मास होता है 27, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया। तो ये हमारा हो गया 54 ग्राम, और ये हमारा हो गया 48 ग्राम। अच्छा, अब हमें ये है हमारा, ये किसका मास है, ये हमारा एल्युमिनियम है और ये हमारा ऑक्सीजन है। हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 12, और एल्युमिनियम, मतलब ऑक्सीजन गिवन है 12 और एल्युमिनियम रिक्वायर्ड है। तो हम यही मोल रेशो लगा के इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो ये हो जाएगा 48x इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर x बराबर होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा 48। तो ये कुछ हमारा 13.5 बनता है आंसर। तो यानी कि हमें कितना एल्युमिनियम चाहिए, 13.5 चाहिए।
ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू। हमारे पास क्या है कि ये कॉमन सी बात है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है ये हमारी प्रैक्टिकल यील्ड होती है, और जो थ्योरेटिकल है जो हम पेपर वर्क करते हैं वो हमेशा कम ही होती है एक्चुअल यील्ड। उसके क्या रीजन है? पहला ऑप्शन है साइड चेन, ये बिल्कुल साइड रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। रिवर्सिबल नेचर, हाँ ये भी होता है। और मैकेनिकल लॉस, बिल्कुल ये भी होता है। मतलब ए बी एंड सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इस रिस्पेक्ट से सही होगा। नेक्स्ट है इंडिकेट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 में क्या कहा जा रहा है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये ये गलत बात है, मतलब ये रॉन्ग आंसर स्टेटमेंट है। एक्चुअल यील्ड तो हमेशा कम होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ। ऑप्शन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी है एक्सेस रिएक्टेंट, और सी हमारा है प्रोडक्ट फॉर्म, डी है द सब्सटेंस लेफ्ट अनयूज्ड। अगर हम गौर से देखें ए बी और डी बेसिकली इनका ताल्लुक लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट से, रिएक्शन के कंप्लीट होने से है, इसका प्रोडक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्टिविटी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म होने से, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्ट से पता चलेगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Question number 37 है, when one mole of each of the following completely burn in oxygen, which of the following give the largest mass of carbon dioxide? अच्छा, अब हमें ये चेक करना होगा इन सारे इक्वेशंस, इन सब का हमें कंबशन रिएक्शन लिखना होगा। लेट सपोज CO को मैं अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ तो ये बनेगा CO2। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूँ, यहाँ ऑलरेडी कार्बन बैलेंस है, राइट हैंड साइड पे दो ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे तीन है। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है, अब मेरे पास ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। तो ये पहली इक्वेशन है, इन्होंने क्या पूछा है, व्हेन वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट बर्न इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ CO2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि इसके 1 मोल से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, अब हम इथेन का चेक करते हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। इसको अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूँ तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ आएगा 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 हैं तो 3 × 2, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ टोटल 4 + 3 7 ऑक्सीजन है, तो 7 यहाँ मैं फिर 3.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, लेकिन इस इक्वेशन के बैलेंस होने से अगर आप गौर से देखें, यहाँ 1 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। लेकिन हम सी और डी भी चेक करते हैं। सी में हमारे पास डायमंड है, डायमंड का फॉर्मूला सी होता है C+O2 CO2, मतलब 1 मोल से 1 मोल डायमंड से 1 मोल CO2 बनेगी। हाँ, अब हम बात करेंगे मीथेन, ठीक है। ऑप्शन डी में मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। इसको अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ ऑक्सीजन से तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अगेन मैं इसको बैलेंस करता हूँ, तो बैलेंस करने के लिए मुझे कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए तो ये 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कुछ बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। इसको थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपर करके लिखूं मैं भी। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप गौर से देखें कि इसके 1 मोल से 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है,
सिर्फ ऑप्शन हमारा जो बी वाला ऑप्शन था, इथेन वाला, उसमें 1 मोल से डबल मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास तौर पे मैंने एक चीज का ख्याल रखा है कि जो मेरा मेन रिएक्टेंट है, जो वो मैंने 1 मोल रहने दिया है। और उसको इसको इस सेंस में कैसे रखा मैंने, उसको इस सेंस में ऐसे रखा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ एंड में, और उसको फ्रैक्शन से बैलेंस कर रहा हूँ। जो कि थोड़ा सा अगर आप मेंटली सॉल्व करें तो आपसे हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए आसानी भी पैदा करेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। अच्छा, ये हमारा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि मास हमें पता है और वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा गिवन कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन एंड द इन सर्कल द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, ये हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं नियॉन के। एक का मास 20 है, एक का 21 है, एक का 22 है, और तीनों की परसेंटेजेस दे दी गई हैं। तो इसका मास कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हम इनके मासेस को ही इनकी परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये 20 मल्टीप्लाई होगा 90.92 से। अब ये चूंकि परसेंट है, तो परसेंट को नॉर्मल नंबर से डिवाइड कर लेके 100 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसी तरीके से 21 वाला मल्टीप्लाई होगा 0.26 से, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास जो है 22 वाला, ये हमारा 22 वाला मल्टीप्लाई होगा 8.82 से, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब अगर इन सबको सॉल्व करते हैं हम, तो डायरेक्टली जो हमारे पास जो आंसर बन रहा है, वो बन रहा है 20.18, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि तमाम जो भी गिवन परसेंटेज है उनको उसके मास से मल्टीप्लाई करके सबको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेसन का, वो है कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, अब अगर हम क्लोरीन एटम की बात करते हैं, तो एक मोल जो है हमारा, 1 मोल क्लोरीन का जो मास होता है, अ, उसके अंदर हमारे पास 6.023 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं। दो में ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 6.023 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये